स्वागत है आप सभी का हिस्टोफोबिया के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे इतिहास में दर्ज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके हमले ने भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत पर नादिर शाह के हमले के बारे में, जिसके बारे में इतिहासकारों ने ऐसा कहा है कि अगर नादिर शाह ना होता तो भारत में अंग्रेजी दौर देर से या अलग ढंग से शुरू होता और शायद कभी शुरू ही ना होता। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास में एक कहावत है कि जब कभी केंद्रीय सत्ता यानी सेंट्रल पावर कमजोर होगी तो इस स्थिति का फायदा उठाकर क्षेत्रीय शक्तियां यानी रीजनल पावर्स मजबूत होंगी और साथ ही विदेशों से होने वाले हमलों का खतरा भी बढ़ जाएगा। इतिहास में दर्ज भारत पर नादिर शाह का आक्रमण भी ठीक इन्हीं परिस्थितियों से मेल खाता है, लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों के पतन का दौर भी शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि औरंगजेब की मौत के बाद उसके जैसा या उसके पूर्वजों जैसा कोई योग्य या महत्वाकांक्षी बादशाह मुगल तख्त पर नहीं बैठा था। इतिहासकारों ने तो ऐसे मुगल बादशाहों के नाकामयाबी को दर्शाते हुए इन्हें कुछ मजाकिया नाम भी दिए हैं, जैसे शाह बेखबर, लंपट मूर्ख, कायर, रंगीला और न जाने क्या क्या। इन्हीं नाकामयाब असफल मुगल बादशाहों के दौर में एक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला भी था, जो मुर्गों और हाथियों की लड़ाइयों से अपना दिल बहलाता था। औरतों का बहुत ही शौकीन था, औरतों का लिबास भी अक्सर पहना करता था और एक बार तो हद तब हो गई जब इन्हें अपनी मर्दानगी का सबूत एक पेंटिंग के जरिए से देना पड़ा था। अब आप खुद सोचें कि क्या भारत का ऐसा बादशाह ईरान के नेपोलियन के नाम से मशहूर नादिर शाह, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को भी अपने देश से पीछे धकेल दिया, क्या रंगीला इसका सामना कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आखिर कौन था नादिर शाह? आइए नादिर शाह के बारे में जानते हैं। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, यह ईरान या फारस का शासक था जिसने ईरान में अफशरी वंश की नींव रखी। लेकिन इसका जन्म किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे और नादिर शाह भी बचपन में एक चरवाहे का काम किया करते थे। इसने शुरुआत में कुछ कबायली लोगों को इकट्ठा कर अपनी सेना बनाई। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नादिर शाह ने खूब नाम कमाया और फिर ईरान की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर वह ईरान की राजनीति में प्रवेश कर गया। आपको बता दें कि उन दिनों ईरान की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि पश्चिम से ऑटोमन तुर्क यानी उस्मानी तुर्क, उत्तर से रूसी सेना और पूर्व से अफगान सरदारों के हमले का खतरा मंडरा रहा था। बस फिर क्या था, नादिर शाह ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए ईरानी साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। और एक वक्त ऐसा भी आया कि वर्ष सन 1736 में नादिर शाह ईरान का शासक बन बैठा। लेकिन भारत पर नादिर शाह के हमले का क्या कारण था, आइए समझते हैं। हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो कई ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हैं जिनके घटित होने के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई प्रमुख कारण विद्यमान होते हैं। यहां नादिर शाह के हमले के पीछे भी कई प्रमुख कारण थे। पहला, धन की प्राप्ति करना। नादिर शाह ने अपने जीवन में कई सैनिक अभियान किए जिसके चलते उसको भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। उसकी माली हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। इस आफत की घड़ी में उसे उबरने के लिए
धन की जरूरत थी। तब उसकी नजर भारत की अकूत संपदा की ओर पड़ी और भारत से लूटे गए धन का इस्तेमाल वो अपने साम्राज्य को पश्चिमी दिशा में विस्तार देने में करना चाहते। दूसरा कारण, मुगलों द्वारा ईरानी दूत की हत्या। नादिर शाह ने मुगल दरबार में अपने 3 दूत मंडल यानी कि एनवॉयज भेजे थे, जिसका कारण था कुछ अफगानी सरदार जो नादिर शाह के यहां मोस्ट वांटेड थे, ये भागकर मुगल साम्राज्य की सीमाओं के भीतर आ गए थे। तब नादिर शाह ने अपने दूतों के माध्यम से रंगीला के पास ये संदेश पहुंचाया कि इन अफगान सरदारों को अपने यहां शरण मत दीजिए, लेकिन मुगलों ने नादिर शाह की बात नहीं मानी और उल्टा मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के एक दूत की हत्या भी कर दी थी। फिर क्या था, युद्ध तो जरूरी हो गया था ना। तीसरा कारण, मुगल दरबारियों द्वारा नादिर शाह को निमंत्रण दिया गया। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा जब दिल्ली पर हमला किया गया तो मुगल दरबार की निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जो हैदराबाद के निजाम भी थे, और सादत खान, जो अवध के पहले नवाब भी थे, जैसे प्रमुख व्यक्ति उत्तर भारत में मराठों की बढ़ती शक्ति से घबरा चुके थे और ईरान के शासक नादिर शाह को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर चुके थे। नादिर शाह का भारत पर हमला और करनाल का युद्ध वर्ष 1739। नादिर शाह ने अपने भारत अभियान के दौरान अफगानिस्तान स्थित गजनी और काबुल पर विजय प्राप्त और आगे बढ़ते हुए दिल्ली से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर हरियाणा स्थित करनाल तक पहुंच गया, जहां प्रसिद्ध करनाल का युद्ध हुआ सन 1739 में। आइए बात करते हैं करनाल के युद्ध के बारे में, जो फरवरी सन 1739 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि करनाल का युद्ध जोहर के वक्त यानी कि दोपहर से शुरू होकर असर के वक्त यानी कि शाम तक केवल 3 घंटे तक ही चला था। इस युद्ध के मैदान में एक तरफ नादिर शाह की लगभग 55,000 की सेना थी, मगर यह सेना संगठित और अनुशासित थी। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शाह रंगीला तथा इसके सहयोग हेतु हैदराबाद के निजाम और अवध के नवाब सादत खान की सेना थी, जिसकी संख्या कहीं कहीं पर 3 लाख के आसपास बताई जाती है। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि नादिर शाह ये युद्ध जीत गया और अवध के नवाब सादत खान को बंदी बना लिया गया था। साथ ही इस युद्ध के एक प्रमुख परिणामों में खाने दौरान जो मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी यानी कि जनरल था, वो भी मारा गया था। जरा सोचिए, रंगीला के पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो ये युद्ध कैसे हार गया था। इतिहास में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जिस सेना ने विश्राम काल के दौरान अपना पसीना नहीं बहाया, युद्ध काल में उस सेना का लहू बहेगा। करनाल का युद्ध इसी कहावत का एक उदाहरण है। मोहम्मद शाह रंगीला की सेना काफी बड़ी तो थी, लेकिन कई सरदारों की सेनाओं को मिलाकर इसी वजह से युद्ध के मैदान में सरदारों के बीच कोई सैनिक सामंजस्य यानी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर सादत खान अकेले ही बिना बादशाह की अनुमति के अपनी सेना लेकर नादिर शाह से भिड़ गया, जिसका परिणाम यह निकला कि सादत खान को पकड़कर बंदी बना लिया।
नादिर शाह के हथियारों के सामने मुगलों के पास पुराने और भारी हथियार थे, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मोबिलाइज करने में काफी कठिनाइयां होती थी। नादिर शाह की तरफ के जो हथियार थे आधुनिक और हल्के थे, जिन्हें आसानी से इस्तेमाल और ऊंटों पर लादा जा सकता था। इन्हीं आधुनिक और हल्के हथियारों में एक हथियार जाम्बूरक भी था, जिसे ऊंटों पर चढ़ाकर तोप की तरह इस्तेमाल किया जाता। मुगल दरबारियों के बीच आपसी फूट भी युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला की हार का एक बड़ा कारण माना जाता। जैसे खाने दौरान की मृत्यु के बाद मीर बख्शी यानी कि कमांडर इन चीफ का पद भी खाली था, जिस पर मोहम्मद शाह रंगीला ने हैदराबाद के निजाम आसफ जहां को बैठा दिया था। लेकिन यह पद अवध का नवाब सादत खान लेना चाहता था। जब यह बात नवाब को पता चली तो उसने नादिर शाह के कान भरे और कहा कि अगर आप दिल्ली पर हमला करेंगे तो आपको 20 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ मिलेंगे। नादिर शाह ने धन की लालच में दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। इसने मुगल बादशाह रंगीला सहित कई मुगल दरबारियों को बंदी बना लिया। इस तरह कुछ वक्त के लिए भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो गई और भारत में ईरानी साम्राज्य स्थापित हो गया। इसी दौरान अगले ही दिन मुस्लिम त्योहार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद मनाई गई। इस मौके पर यूं तो नमाज में मुगल बादशाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था, लेकिन उस दिन खुतबा नादिर शाह के नाम का पढ़ा गया और इसने अपने सम्मान में कुछ सिक्के भी जारी किए। इसी के कुछ वक्त के बाद दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मौत हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में नादिर शाह के सैनिकों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया और नादिर शाह के सैकड़ों सैनिक मारे गए। लेकिन जब नादिर शाह को इस बात का पता चला तो उसने किले की छत पर चढ़कर नंगी तलवार निकाली और अपनी सेना को दिल्ली में कत्लेआम और लूट का हुक्म दिया। कहा जाता है कि इस नरसंहार में लगभग 30,000 लोगों की मौत हुई और उन दिनों दिल्ली के अंदर कुल आबादी 20 लाख के आसपास थी। ये कत्लेआम और लूट कई दिनों तक चला। तभी मोहम्मद शाह रंगीला की ओर से हैदराबाद के निजाम ने नादिर शाह के पैरों में अपनी पगड़ी रखते हुए इस नरसंहार को रोकने की भीख मांगी। तब जाकर नादिर शाह ने ये लूट और कत्लेआम रोके। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 57 दिनों तक रुका। नादिर शाह के वापस जाते समय वह अपने साथ खूब सारा खजाना, तख्ते ताउस और बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। इतिहासकार बताते हैं कि वह भारत से लगभग 70 करोड़ की संपदा अपने साथ ईरान ले गया था, जिसकी वजह से उसने ईरान की जनता से लगभग 3 साल तक कोई कर भी वसूल नहीं किया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ही था, क्योंकि अब तख्ते ताउस भारत से ईरान जा चुका था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी बेटी जहान अफरोज बानो बेगम की शादी नादिर शाह के बेटे नासरुल्लाह मिर्जा से कर दी थी और दहेज के तौर पर जो इलाके मुगल बादशाह रंगीला ने नादिर शाह को दिए वह कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिमी इलाके थे। इन सब के बदले में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को दोबारा
मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया और ईरान लौट गया। कोहिनूर से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है। कहा जाता है कि दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैश्या नूरबाई थी। इनसे मिलने के लिए जब अमीर लोग जाते थे तो दिल्ली की सड़कों पर हाथियों का ट्रैफिक लग जाता था। नूरबाई का संबंध नादिर शाह से भी रहा। एक मत यह भी है कि नूरबाई ने ही एक रात नादिर शाह को कोहिनूर के बारे में बताया और कहा कि मुगल बादशाह अपनी पगड़ी में एक बेशकीमती हीरा छुपा कर रखता है। तो नादिर शाह ने ईरान वापस जाते समय बड़ी ही चालाकी से अपनी पगड़ी रंगीला से बदल ली थी। आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए अपील अहमद को।